नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं शिप बिल्डिंग से, जहां पर दोस्तों साउथ कोरियन कंपनी एचडी ह्यूंडई ने अनाउंस किया है कि वो भारत के अंदर शिप बिल्डिंग का काम करेंगे और इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु के अंदर थूथुकुडी सिटी को चुना है। दोस्तों एचडी ह्यूंडई जैसी जो बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं ग्लोबली, वो लंबे समय से प्लानिंग कर रही है कि भारत के अंदर शिप बिल्डिंग का काम किया जाए, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज में ज़्यादातर शिपयार्ड्स अभी 2028 तक बुक हो चुके हैं, तो उनके पास कोई और जगह नहीं है शिप बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे में इंडियन शिपयार्ड्स काफ़ी सूटेबल रहेंगे उनके लिए अगर वो शिप बिल्डिंग का काम भारत में करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ डिस्क्लोज तो नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि $2 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का टोए पार्क प्रपोजल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए उन्होंने पास ग्लोबल के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक लार्ज स्केल का टॉय पार्क होगा। पाल्स ग्लोबल जैसी कंपनी के साथ इसको मिलकर बनाया जा रहा है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टॉय पार्क्स को ऑपरेट करने का। विशाखापट्टनम के अंदर नकापल्ली में बनकर तैयार होगा, जिसका पहला फेज 581.39 एकड़ की एरिया में फैला होगा। लार्ज स्केल टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ साथ टूलिंग यूनिट्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया है, लेकिन अगर ये टॉय पार्क बन जाता है तो 30,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जहां पर दोस्तों बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 125 और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं हमारी बॉर्डर स्टेट्स और यूटीज के अंदर, और इन सभी के सभी प्रोजेक्ट्स को हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया है। तो दोस्तों 125 में से 20 रोड्स हैं, 93 ब्रिजेस हैं, जबकि 4 मिसलेनियस ब्रिजेस हैं, जिनके ऊपर कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की गई है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, इन स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हुए हैं। और इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट श्योक टनल है, जो कि दौलत बेग गोल्डी रोड पर बनाई गई है। 920 मीटर की ये कट एंड कवर टनल वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था बीआरओ का, क्योंकि काफ़ी हिली टेरेन में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है और अब इसके चलते यहाँ पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो पाएगी। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक मेजर ओवरहॉल करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि एक यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेटअप की जाएगी, जो दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट को लेकर हर एक चीज़ मैनेज करेगी। तो दोस्तों बेसिकली ये एक सिंगल बॉडी होगी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जैसी जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजेंसीज हैं, वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर में काम करेंगी। अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन बताया गया कि इस अथॉरिटी का नाम दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होगा, जिसके चलते होगा ये कि दिल्ली के अंदर मोबिलिटी प्लानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के काम में डिसीजन मेकिंग और तेज हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज कश्मीर वैली के अंदर एक और नई रेल लाइन को तैयार करने जा रही है और इसको लेकर डीपीआर और सर्वे काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये रेल लाइन बेसिकली ऐसी होगी जिसके चलते कश्मीर वैली के बहुत सारे एरियाज में पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। कुल मिलाकर 164 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, जिसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 46 किलोमीटर का सेक्शन तो बिल्कुल ही नया होगा बारामूला से उरी के बीच में, जबकि 118 किलोमीटर का रिमेनिंग सेक्शन एक रेल लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट होगा, जहां पर बनिहाल बारामूला सेक्शन की डबलिंग की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वे और डीपीआर तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो अब होगा ये कि रेल मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में इसको डिस्कस करेगी, जिसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया जाए। अगली दोस्त अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों मुंबई के अंदर फाइनली एक नया डीसैलिनेशन प्लांट बनने जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद बेस्ड जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्टर के रूप में फाइनलाइज कर दिया है। दोस्तों बीएमसी इस डीसैलिनेशन प्लांट की प्लानिंग काफी लंबे समय से कर रही है। ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले इसके लिए टेंडर भी फ्लोट किए गए थे, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए, पर अब बीएमसी दोबारा से यहाँ पर काम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। मनोरी लोकेलिटी के अंदर ये डीसैलिनेशन प्लांट बनकर तैयार होगा और इनिशियली 200 मिलियन लीटर्स पर डे की इसकी कैपेसिटी होगी, जिसको आगे में बढ़ाकर 400 मिलियन लीटर्स पर डे तक कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 11,166 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आने वाला है, जिसमें से 4,077 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन के ऊपर होंगे, 2,067 करोड़ रुपीस इसकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए, बाकी 3,636.57 करोड़ रुपीस इसकी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए होंगे। अभी बीएमसी के अकॉर्डिंग इसके टेक्निकल और लीगल प्रोसेस बाकी हैं, एक बार जब वो हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्त अपडेट आरआईटीएस को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने गुरुग्राम नोएडा आरआईटीएस लाइन की डीपीआर फाइनलाइज कर दी है और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इसको बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है।
दोस्तों अगर डीपीआर की बात करूँ तो ये आरआरटीएस कॉरिडोर गुरुग्राम में इफ्को चौक आरआरटीएस स्टेशन के पास से स्टार्ट होगा, जहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा दिल्ली एसएमबी आरआरटीएस कॉरिडोर से, और फिर वहाँ से मिलेनियम सिटी सेंटर, फरीदाबाद के बाटा चौक और नोएडा सेक्टर 142 से होता हुआ ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर आरआरटीएस स्टेशन पर जाकर मर्ज हो जाएगा, जहाँ पर फिर ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर 61 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। टोटल 6 स्टेशन यहाँ पर बनेंगे, जिसमें से 2 गुरुग्राम में, 2 फरीदाबाद में, 1 नोएडा में, जबकि एक ग्रेटर नोएडा में होगा। और इनिशियली 6 कोच वाले 10 ट्रेन सेट्स यहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे। और एक बार जब सभी चीज़ें यहाँ पर फाइनलाइज हो जाती है तो एनसीआरटीसी उसके अगले 4.5 सालों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट दिल्ली से ही है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली के अंदर दोबारा से आइकॉनिक डबल डेकर बसेस हमें देखने को मिलने जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार एक डबल डेकर बस को एक डेडिकेटेड टूरिस्ट रूट पर ऑपरेट करने जा रही है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आज से 3 दशक पहले दिल्ली के अंदर भी दूसरी सिटीज की तरह डबल डेकर बसेस ऑपरेट हुआ करती थी, पर जैसे जैसे देश की दूसरी सिटीज में भी डबल डेकर बसेस बंद हुई, उसी तरह से दिल्ली में भी ये बंद हो गई थी। पर अब क्योंकि देश की बहुत सारी सिटीज में डबल डेकर बसेस वापस आ रही हैं, तो दिल्ली में भी अब इसकी वापसी हो रही है। अशोक लीलैंड के द्वारा उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत एक डबल डेकर बस मैन्युफैक्चर कर ली गई है और इसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जो बाद में फिर इसे दिल्ली के टूरिज्म डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे। और मोस्टली आप देखेंगे कि दिल्ली के लुटियंस एरिया में इसको ऑपरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई कोस्टल रोड को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसे अभी और एक्सपांड करने जा रही है। और ऐसा बताया गया है कि अब इसी के अंतर्गत दहिसर भयंदर लिंक रोड का भी कंस्ट्रक्शन होगा। तो दोस्तों ये बेसिकली एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा और मुंबई कोस्टल रोड का इसे फाइनल सेक्शन बताया जा रहा है, जो दहिसर वेस्ट में कांदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास स्टार्ट होगा और भयंदर में सुभाष चंद्र बोस गार्डन के पास जाकर टर्मिनेट होगा। इन बिटवीन इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज जैसे कि मैनग्रोव फॉरेस्ट, दहिसर क्रीक और साल्ट पैन लेट से भी ये क्रॉस होने वाला है। बीएमसी के अकॉर्डिंग 2337 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। और एक बार जब ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाता है तो दहिसर से भयंदर तक का डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट किया जा सकेगा, जिसको भी फिलहाल 50 से 60 मिनट तक का समय काफी इजीली लग जाता है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर 3 और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को तैयार करने जा रही है। और इस बार उनका टारगेट है कि एनसीआर रीजन के अलावा स्टेट के जो अंडर सर्व्ड एरियाज है वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी में ऑलरेडी हमारे देश के 40% स्मार्टफोन्स और 55% मोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर काम ग्रेटर नोएडा नोएडा बेल्ट में होता है। मध्यांचल, रोहिलाखंड और पूर्वांचल जैसे एरियाज में काम ना के बराबर होता है। और अभी इन्हीं एरियाज को यूपी सरकार टारगेट करने वाली है, जिसके चलते पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर 3 सिटीज को चुना गया है, जो तीनों अलग अलग एरियाज में आती हैं। तीनों एरियाज में DBFOT मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स को तैयार किया जाएगा। और अभी आपको बता दूं कि ये प्लान्स थोड़े से इनिशियल स्टेजेस में है, आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।